नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विद्याजेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समस्त एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एपीओ, बीईओ तथा यूपी पीएससी एलटी, यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, इन तमाम एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन के वीडियो लाए जाएंगे, जिसमें से अभी के लिए हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग इसको हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप विद्या जेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की क्लास। तो इसमें हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के जो टीले थे उनको देखा। उसके बाद में 1853 से 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने टीलों का सर्वे किया। जब सर्वे कर लिया उसके बाद में 1921 में एएसआई के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मंटगोमरी जिला जो रावी नदी के किनारे था उस जगह पर स्थल की खोज की, इसकी हड़प्पा सभ्यता की। तो हम ध्यान रखेंगे कि 1921 में एएसआई के सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कहाँ इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये रावी नदी के किनारे है, पंजाब के मंटगोमरी जिले में। नामकरण के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे दिया गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। और 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित एक लेख में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। सर जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इस पुस्तक में उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में विस्तृत चर्चा की है। और आगे हम देखेंगे कि गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो तांबा और टिन से मिलकर बनी है। कांसा यानी कि कांसा कैसे बना है? तांबा और टिन से मिलकर। सिंधु सभ्यता के खोजे गए जो स्थल हैं, भारत में लगभग 917 स्थल हैं और पाकिस्तान में 481 स्थल हैं, अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों को जो संकेंद्रण है, यानी सर्वाधिक स्थल सिंधु सभ्यता के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सरस्वती नदी घाटी घग्गर हाकरा के पास से पाए गए हैं। अब इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम जो सर्वाधिक पूछा गया कई बार एग्जामों में, तो बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से गर्तावास और कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। उसके बाद में भीमबेटका है, पिक्कल हल है और अतिरापक्कम है। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण का। अब हम देखते हैं कि जो C14 C14 की जो तकनीकी है, इसके आधार पर इस सभ्यता का जो कार्यकाल है, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कार्यकाल है, वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और इसकी तकनीकी यानी जो इसकी टेक्निक्स है वो जो कार्बन डेटिंग की वो कौन सी है? C14 यानी C14 के आधार पर इसका जो निर्धारण किया गया है कालक्रम का। हम देखेंगे कि मांडी 2 स्थल हैं, मांडी और मांडा। मांडी आपका कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। और मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। अब ये देखेंगे कि
पादरी कुंतासी और भिराना ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं। झूंकर संस्कृति चुन्नोजड़ों से प्राप्त हुई है। झूंकर संस्कृति जो है वो चुन्नोजड़ों से प्राप्त हुई है। आमरी संस्कृति, ये आमरी संस्कृति है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त हुई है। आमरी संस्कृति ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त हुई है या वहाँ पे विकसित हुई है, हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है उसको 3 भागों में बांटा है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका जो इसको माना जाता है कि 3200 से 1500 या 1300 ईसा पूर्व के मध्य का इसको माना जाता है, जिसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कर सकते हैं कि आरंभिक या पाक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता निर्मित हो रही थी, यानी अपने परिपक्व अवस्था से पहले, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने उठान पे थी, जब पूरी तरीके से विकसित हो रही थी, उस समय की बात करें तो ये आरंभिक सभ्यता या फिर पाक हड़प्पा सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व है और 600 वर्ष तक ये रही है। हम यहाँ देख सकते हैं 3200 से 2600 ईसा पूर्व, लगभग 600 वर्ष तक। फिर हम देखते हैं कि परिपक्व यानी जो मध्य की अवस्था है, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, लगभग 700 वर्ष तक ये रही है। 700 वर्ष तक रही है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अब हम उत्तर हड़प्पा देखते हैं या उत्तर वैदिक, तो ये 1900 से 1300 ईसा पूर्व, लगभग 600 वर्ष तक रही है ये भी। मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसमें हाथी, गेंडा, चीता तथा भैंसा विराजमान है। पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से पशु जो हैं वो विराजमान हैं या कौन कौन से पशु इसमें प्रदर्शित हैं, तो हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा ये सब विराजमान हैं, इसमें दर्शाए गए हैं। हड़प्पा शहर उत्तर से दक्षिण, हम शहरों की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण के जो शहर हैं, तो सबसे पहले हड़प्पा ये पंजाब के मंटगोमरी नामक स्थल पे है। और कालीबंगा जो हमारा ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु के लरकाना जिले में स्थित है। और लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का जो कार्यकाल निर्धारण किया है वो 2500 से 1500 BC। विकसित हड़प्पा का मूल केंद्र पंजाब व सिंध में था, बाद में अन्य क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। यानी जो विकसित हड़प्पा है उसका जो मूल केंद्र है वो पंजाब और सिंध प्रांत, बाद में अन्य क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। संपूर्ण सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति में, क्षेत्रफल इसका जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसके उत्तर में बात करेंगे कि सबसे उत्तरी जो स्थल है वो मांडा है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक इसके अपोजिट में देखेंगे, दक्षिण में पड़ेगा तो इसमें दायमाबाद है, दायमाबाद या देमाबाद, जो भी आप इसमें, देमाबाद, ये महाराष्ट्र में है दक्षिण में। और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में जो स्थल है वो हमारा सुतका कांडेर है, ये बलूचिस्तान में है और दाश्त नदी पर है ये। पूर्व में आलमगीरपुर है, मेरठ में हिंडन नदी पर है। अगर यहाँ पे हस्तिनापुर आए तो वो भी हम उसको भी, क्योंकि ये मेरठ में ही हस्तिनापुर है, उसी के आसपास जो क्षेत्र है वो प्राप्त हुआ है। अब हम पूर्व से पश्चिम की अगर दूरी देखेंगे कि कितना है, तो 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी छोर, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक उत्तरी छोर, अभी हमने जैसा कि देखा पीछे कि मांडा जो है वो हमारा उत्तर में है, लेकिन इससे भी प्राप्त हुए हैं और उत्तर में कुछ 2 जो स्थल हैं वो हैं आपके सर्वाधिक उत्तरी छोर पे। वो आपका है मुंडी दाक और सूरत घोई, ये उत्तर में, ये अफ़गानिस्तान में स्थित है और हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं ये दोनों स्थल। ठीक, तो ये दोनों स्थल मुंडी
दाक और सोरतुघोई, ये दोनों स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं और ये हिंदकुश पर्वत के उत्तर में हैं। सोरतुघोई से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और सुरतुघोई को ही आमू दरिया के किनारे पर ये स्थित है। ये जो सुरतुघोई है ये आमू दरिया के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 1900 कब प्राप्त हुए हैं, 1976 में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में लगभग 4 मानव प्रजातियां थीं। कौन कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। अब इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के जो मनुष्य जो माने जाते हैं वो भूमध्य सागरीय माने जाते हैं कि इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है। मेडिटेरियन जो है यानी भूमध्य सागरीय द्रविड़ियन, इनको माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय द्रविड़ियन को ही माना जाता है, जैसा कि ऊपर अभी देखा। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल तो हम देखेंगे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, जो ये हड़प्पा स्थल को देखेंगे सबसे पहले। इसका जो उत्खनन है वो 1921 में आर.डी. साहनी और ये आर.डी. साहनी ने किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में इन्होंने उत्खनन करवाया है। हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर, हम ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करते हैं बाएं दाएं इस तरीके से, तो ध्यान रखेंगे जो हड़प्पा है वो रावी के बाएं, हड़प्पा कहाँ पे है, रावी के बाएं, रावी के बाएं तट पर। इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। यहाँ से क्या मिला है ये महत्वपूर्ण है, हम यहाँ से देखेंगे। तो हड़प्पा से क्या मिला है, R37 कब्र और H37 कब्र मिली है। ताबूत मिला है यहाँ से, अन्नागार मिला है, अनाज रखने का स्थान, 12 कमरे, 6 की 2 कतार में। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। मजदूरों का आवास भी यहाँ से मिला है। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए मिट्टी की मृण मूर्ति मिली है। मार्शल ने इसको उर्वरा की देवी कहा है। शंख का बना हुआ बैल मिला है। प्रसाधन मंजूसा यानी कि जो है सजने संवरने, स्त्रियों के लिए जो सजने संवरने की किट मिली हुई है, मेकअप किट जिसको हम या ब्यूटी सामग्री कह सकते हैं, वो भी यहाँ से मिली है। कांसे का दर्पण मिला है, शीशा, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं यहाँ से। लेकिन सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। अगर अभिलेख युक्त मोहरों की बात करें तो हड़प्पा से, और केवल मोहरों की बात करें सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आगे हम देखते हैं, नया हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो इसकी जो खोज है वो R.D. बनर्जी ने की है, यानी राखाल दास बनर्जी ने। स्थल कहाँ पे है ये, तो ये लरकाना कहाँ पड़ता है, सिंध क्षेत्र में, सिंध यानी पाकिस्तान के अधीन लरकाना जिला है, वहाँ पे पड़ता है ये। कौन सी नदी है, कौन सी नदी पर है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे। देख रहे हैं जो रावी के बाएं तट पे हड़प्पा था और सिंधु के दाहिने तट पे मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के दाहिने तट पे। यहाँ से 7 क्रमिक स्थल मिलते हैं हमको, 7 क्रमिक स्थल मिलते हैं। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, बृहद स्नानागार मिला है, बृहद स्नानागार मिला है यानी स्विमिंग पूल मिला है। यहाँ से उत्तर व दक्षिण में उतरने हेतु 9 सीढ़ियाँ मिली हैं, यानी उत्तर में 9 और दक्षिण में 9 ये सीढ़ियाँ मिली हैं स्विमिंग पूल में उतरने के लिए। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा ये स्विमिंग पूल की आकार है, स्विमिंग पूल का आकार है ये। दूसरा यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जो अनाज को भंडारण करने के लिए एक स्टोरेज मिला हुआ है, और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। कितनी है, तो ये 45.71 मीटर लंबी है और 15.23 मीटर चौड़ी है। यहाँ ग्रिड पैटर्न पर सड़कें बनी हुई है, यानी ग्रिड आधार पर जाल पद्धति, जो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं। कांस की बनी हुई नृत्य की मूर्ति मिली है, नृत्य की मूर्ति मिली है यहाँ से, जिसको हम लोग नटराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नटराज बोलते हैं। ठीक, नटराज की मूर्ति मिली है यहाँ से।
पत्थर की योगी मिले हैं यहाँ से, पत्थर की मूर्ति यानी योगी मुद्रा में एक व्यक्ति मिला हुआ है। एक मूर्ति पर शिव पशुपति ध्यान मग्न योगी, जो भी हम कह सकते हैं, चाहे उसको शिव मान लें या पशुपति मान लें या ध्यान मग्न योगी मान लें, यहाँ से मिले हैं। एक सींग इनके निकला हुआ है ऊपर, और जॉन मार्शल ने ही इनको शिव की उपाधि दी है, इनको शिव बताया है जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक में। सूती कपड़ा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों के मकान या पक्की ईंटों के मकान मिले हैं यहाँ से। इनका ईंट बनाने का तरीका आज की 21वीं सदी के होमो सेपियंस की तरह है, उनसे या उनसे बेहतर है, मतलब कह सकते हैं। यानी जो पक्की जो ईंट है वो आज का जो होमो सेपियंस है उससे अच्छी ईंट मिली है, तभी तो आज तक बरकरार हैं साक्ष्य इसके। मलेरिया के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। गठिया और जोड़ों का दर्द भी पता चलता है जिससे। चाकू लिए बकरे का पीछा करते हुए एक मनुष्य भी यहाँ से मिला है। तो इतना सब कुछ यहाँ से मिला है, ध्यान रखेंगे। नया जो स्थल है हमारा चुन्नोदड़ो, ये कहाँ है? ये सिंधु के बाएं तट पे है। सिंधु जो सभ्यता में जो आपका मोहनजोदाड़ो था वो किस सिंधु नदी के दाहिने तट पे था, लेकिन जो चुन्नोदड़ो है वो आपके बाएं तट पे है, सिंधु नदी के ही बाएं तट पे है। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1931 में इसका उत्खनन हुआ था, और 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। खोज इसकी जो है वो एनजी मजूमदार ने की थी। चुन्नोदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी, और इसका जो उत्खनन का कार्य है वो 1931 से लेके 1935 में, यानी 1931 में इसकी खोज हुई थी एनजी मजूमदार द्वारा, और 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इसको उत्खनन कार्य किया था। और चुन्नोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पे है। क्या मिला यहाँ से हम देखते हैं। मनके बनाने के जो कारखाने थे वो यहाँ से मिला है, यानी मनके बनाने का कारखाना मिला है यहाँ से। बकराकार ईंटें मिली हैं यहाँ से। औद्योगिक, यानी ये हड़प्पा का औद्योगिक नगर था यहाँ ये कारखाना, जिसको हम कह सकते हैं। लिपस्टिक मिली है। चालाक लोमड़ी का अंकन वाला मोहरे यहाँ से मिला है, या अंकन वाली मोहरे मिली हैं यहाँ से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं यहाँ से। नया स्थल जो हमारा वो लोथल है। लोथल देखते हैं। लोथल एक बंदरगाह भी है प्राचीन समय का। तो इसकी जो खुदाई या उत्खनन कार्य या खोज ये SR राव द्वारा हुआ है। ये लोथल जो है वो भोगबा और साबरमती नदी के संगम के तट पर है, संगम पर है। दो नदियां हैं, भोगबा और साबरमती, इन दोनों के संगम पर है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया कि बंदरगाह भी है, तो हम सब जानते हैं बंदरगाह है। पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा जहाज रुकने का स्थान प्राप्त हुआ है। इसके जो पूर्वी भाग है वहाँ गोदीवाड़ा यानी जहाज रुकने का स्थान प्राप्त हुआ है। अग्निवेदिका के साक्ष्य भी यहाँ से हमको मिले हैं। अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन OT मिला है यहाँ से, उसके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह भी हुआ करता था। चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है यहाँ से। चावल का प्रथम साक्ष्य रंगपुर गुजरात से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहरें मिली हैं, यानी जो विदेशियों से जो व्यापार होता था हमारे सिंधु सभ्यता के टाइम में, उसकी मोहरें भी मिली हैं फारस की। मिट्टी के बर्तन पर कौवा और चालाक लोमड़ी का चित्रण अंकन हुआ है। लोमड़ी मिली है, ठीक, चालाक लोमड़ी मिली है। मिट्टी के बर्तन पर कौवा का चित्र मिला है। और ये पंचतंत्र कहानियाँ या इसमें पंचतंत्र कहानियाँ जो हैं चालाक लोमड़ी के इसमें दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि मालिक के साथ बकरी को दफनाए की जो साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। मालिक के साथ में बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की मम्मी भी यहाँ से मिली है, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। नया स्थल हम देखते हैं कालीबंगा। ये 1953 में अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया था।
राजस्थान में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर है। इसकी खोज अमलानंद ने की थी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है ये कालीबंगा, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हड़प्पा के तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता जब निर्मित हो रही थी, जब विकसित हो रही थी, तब के साक्ष्य भी हैं, और हड़प्पा सभ्यता के मध्यकाल का भी साक्ष्य है, और अंतिम समय जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था तब के भी साक्ष्य हैं। यानी जब हड़प्पा सभ्यता के तीनों टाइम के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। चना और सरसों का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। हवन कुंड और बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली हुई हैं। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती यानी गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है, यानी कच्चे मकान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, लकड़ी की नाली भी यहाँ से मिली है। यहाँ से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, यानी कि यहाँ से मातृ देवी की कोई मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है। फिर नया स्थल है बनावली। बनावली जो है ये 1973 में एसआर विस्ट ने इसकी खोज की थी। बनावली स्थल की खोज 1973 में एसआर विस्ट ने की थी, और हिसार हरियाणा नामक स्थान पर ये अवस्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल और खिलौना मिला है। जौ के यहाँ से अवशेष मिले हैं। वासवेसन और धावन, इसको धावन पात्र बोलते हैं वासवेसन को हिंदी में, तो ये वासवेसन भी यहाँ से मिला हुआ है। नया स्थल रोपड़ से क्या क्या मिला है, तो रोपड़ है कहाँ, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। पंजाब में किस नदी पे है, सतलज नदी के किनारे है ये। खोज इसकी 1950 में खोज हुई थी। उत्खनन किसने करवाया था, 1953 से 1956 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से ही मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, और ये बुर्जहोम से भी मिला है। मनुष्य के साथ में यानी मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है, गर्तावास भी वहाँ से मिला है, बुर्जहोम से, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लेकिन यहाँ रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यदि प्रश्न में इस तरीके का पूछा जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रश्न में हो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं सुरकोटडा। ये कहाँ है सुरकोटडा, ये कच्छ में है। कहाँ है ये, कच्छ गुजरात में है ये। और 1964 में जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो एकमात्र स्थल सुरकोटडा जो कच्छ गुजरात का स्थल है, यहाँ घोड़े के हड्डी के जैसे साक्ष्य मिले हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये घोड़े के ही साक्ष्य हैं, हो सकता है ये खच्चर के भी साक्ष्य हों। ठीक, तो वैज्ञानिक इसमें जो भी हमारे पुरातत्वविद हैं उनके अलग अलग मत हैं। आगे हम बात करते हैं राखी गढ़ी ये कहाँ है, ये हरियाणा में है, और ये रफ़ीक मुग़ल 1969 में खोज की गई थी। राखी गढ़ी हरियाणा, रफ़ीक मुग़ल 1969 में इनके द्वारा खोज की गई थी। ये घग्गर नदी के किनारे है, और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर माना जाता है राखी गढ़ी को। भारत में सबसे बड़ा स्थल है ये राखी गढ़ी। प्राक हड़प्पा का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, प्री हड़प्पा का रिप्रेजेंटेटिव करता है ये। नेक्स्ट स्थल है हमारे पास धौलावीरा जो है वो कहाँ है, कच्छ जिला गुजरात का जो वहाँ पे स्थित है, और ये भचाऊ तहसील है वहाँ पे। इसकी खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने की है। किसने की है, जगपत जोशी ने। उत्खनन इसका ये आर.एस. बिष्ट ने किया है। खोज जगपत जोशी ने की है धौलावीरा की, और उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट ने किया है 1990-91 में। तो यहाँ जल प्रबंधन के उत्कृष्ट अच्छे साक्ष्य मिले हैं।
लगभग 16 जलाशय मिले हैं यहाँ से, मतलब वाटर को स्टोर करने के लिए। ये मानसर और मानहर नदियों के बीच में है। जो धौलावीरा है ये मानसर और मानहर नदियों के बीच में स्थित है। तो मुख्य जो पॉइंट है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जल प्रबंधन के उत्कृष्ट साक्ष्य मिले हैं। 16 जलाशय मिले हैं यहाँ से, मानसर और मानहर नदियों के बीच में अवस्थित है ये। और इसकी खोज जो है वो जगपत जोशी ने की है 1967-68 में, और इसका उत्खनन कार्य 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने किया है। खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई है यहाँ से, धौलावीरा से ही हमको खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई है। वर्तमान में यह यूनेस्को यानी विश्व धरोहर साइट में जो है ये इसको जगह मिली हुई है। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, यूनेस्को विश्व विरासत साइट्स में संरक्षित किया गया है। हाथी दांत का पैमाना हमको कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। एक नोटिस बोर्ड और सूचना पट्टिका मिली है हमको धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभाजित है, लेकिन धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ खेल का स्टेडियम भी मिला है, धौलावीरा से खेल का स्टेडियम भी मिला है। हम कुछ स्थल देखते हैं और नदी, जैसे बालाकोट जो है ये कहाँ है? बिंदार नदी पे। रंगपुर है ये आपका भादर नदी गुजरात में है। सुतका कोह ये आपका सादीकोर नदी पर अवस्थित है। और रोजदीह ये आपका गुजरात भादर नदी पर स्थित है। अगर हम ईंटों की बात करें तो ईंट जो है वो कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटें उपयोग में लाई जाती थी, जिनका जो अनुपात था वो 4:2:1 में था। यानी जो ईंट जो निर्मित की जाती थी वो 4 उसकी लंबाई थी, 2 चौड़ाई और 1 जो है वो ऊंचाई थी। ठीक, कालीबंगा के एक फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा के में जो है ये फर्श का, वहाँ जो फर्श निर्मित हुई है उसमें ईंटों का अलंकरण हुआ है, यानी ईंटों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक घर में रसोई स्नानागार था। सबसे बड़ी ईंट जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम, कोई निश्चित जानकारी नहीं, संभवतः पुरोहित वर्ग ही रहा होगा यहाँ पे। और सामाजिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन में तो सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र उपयोग में आते थे। आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों धारण करते थे, यानी दोनों पहनते थे। मनोरंजन में ये लोग पासा खेलते थे, शतरंज खेलते थे, डांस और यानी नृत्य, पशुओं की लड़ाई इत्यादि किया करते थे लोग। अगर समाधान यानी अंतिम संस्कार की बात करें तो 3 प्रकार से थे: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। हम देखते हैं कि हड़प्पा से आंशिक समाधान मिला है, हड़प्पा से आंशिक समाधान, और मोहनजोदाड़ो से कलश समाधान या प्रतीकात्मक समाधान का साक्ष्य मिलता है। धार्मिक जीवन की बात करें, यह एक सेकुलर व्यवस्था थी। यहाँ पे लौकिक सभ्यता, या इसको हम कह सकते हैं मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी मातृ देवी की पूजा होती थी। जल, वृक्ष, लिंग पूजा, योनि पूजा, यानी इस तरीके से, यानी जो प्राकृतिक धारणाएं हैं उनको मान्यता थी। प्राकृतिक चीज़ों की पूजा होती थी, पेड़ पौधे, पशु, मातृ देवी, इस तरीके से। मार्शल ने जो मातृ देवी हैं उनको उर्वरा की देवी कहा। मोहनजोदड़ो से पशुपति जैसा एक मोहर प्राप्त हुई है। पशुपति जैसा एक मोहर प्राप्त हुआ है जिस पर 3 सिंह हैं। इसके चारों ओर 5 प्रकार के 6 पशु हैं। 5 प्रकार के 6 पशु, ये ध्यान रखेंगे। 3 सिंह स्थित हैं और इसके चारों ओर 5 प्रकार के 6 पशु हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो गेड़ा और भैंसा है। राइट साइड में हाथी, चीता है। सामने की ओर 2 हिरण हैं। मार्शल ने इसको आदि शिव
या भगवान शिव कहा है। स्वास्तिक चक्र मिला है यहाँ से, सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, पुनर्जन्म, भक्तिवाद के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्रेतवाद, पुनर्जन्म, भक्तिवाद इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में कोई मंदिर नहीं है, कोई मंदिर नहीं मिला। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो ये कृषि, पशुपालन, आंतरिक व विदेशी व्यापार पर निर्भर था। यह व्यवस्था सभ्यता व्यापार प्रदान करती थी, परंतु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कोई हल और फावड़ा नहीं यहाँ से मिला है। प्रमुख फसलें देखें तो 9 प्रकार की फसलें, 3 प्रकार के गेहूँ, 2 प्रकार के जौ, बाजरा, खरबूज, तरबूज, मटर, कपास इत्यादि यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय जो है वो सिंधु वासियों को ही जाता है। पशुपालन में बात करें तो यहाँ पे बैल, गाय, बकरी, सुअर, भैंस, गधे, देखिए गधे की चर्चा हुई है तो इसलिए सुरकोटदा से जो अश्व के जो अवशेष मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, वो हो सकता है गधे के भी हो सकते हैं। अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं ने अपना मत जो है दिया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन किसी भी मोहर पर नहीं है और ना ही कोई मूर्ति मिली है। कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता था, जिसको नंदी मानते हैं, जिसको मतलब नंदी की मान्यता दी गई है। तांबा और टिन मिलाकर ये कांसा, तो इसका जो अनुपात है 9:1 के अनुपात में ये है। कुम्हार के चाक का प्रयोग होता था यहाँ पे। सिंधु सभ्यता के मृदभांड लाल और काले थे। लोहे और तलवार से परिचित नहीं थे ये लोग, बिल्कुल, यानी लोहे से परिचित नहीं थे और तलवार वगैरह तो थी ही नहीं वहाँ पे। प्रमुख उद्योग की बात करें तो इनका जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था, क्योंकि कपास यानी कि सूती वस्त्र का ये लोग निर्माण करते थे। आगे हम देखते हैं कि सीप और मोती उद्योग भी था, जो लोथल और बालाकोट में इसका जो व्यापार हुआ करता था वहाँ से। शंख अथवा शंख का जो उद्योग था ये बालाकोट और नागेश्वर से होता था। शंख का जो व्यापार था वो बालाकोट, नागेश्वर से होता था। अगर व्यापार में इनका व्यापार कैसा था तो इनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी वस्तुओं की अदला बदली करना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना, इस तरीके से। मेसोपोटामिया के जो व्यापारी थे वो वस्तु विनिमय किया करते थे। दिलमुन और बहरीन के व्यापारी बिचौलिया का कार्य करते थे। मानकीकृत मापतौल का प्रचलन था यहाँ पे, मानकीकृत मापतौल का जो है प्रचलन था। तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। अगर पूछा जाए तौल की इकाई थी तो वो 16 के अनुपात में था। सर्वाधिक प्रचलित बाँट जो है वो 16 मान का था, जिसका वजन था 13.6 ग्राम, 13.6 यानी 13:6 ग्राम था। लिपि इनकी जो है वो भाव चित्रात्मक थी, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हालांकि अभी रिसेंट में ही आप लोग कमेंट में बताएंगे कि साउथ के किस मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ये लिपि पढ़ लेगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, यानी कई करोड़ रुपए इनाम की घोषणा भी की है। तो अभी कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि वो लिपि पढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहाँ पे ये घोषणा हुई है। आगे हम बात करते हैं लिखावट। तो दाईं ओर से बाईं ओर थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखावट थी। इसको बुस्ट्रोफैडन कहते हैं। क्या कहते हैं इस लिखावट को? बुस्ट्रोफैडन कहते हैं। मूलतः 52 चिन्ह हुआ करते थे जो चित्र जैसे दिखते हैं, और 250 से 400 के मध्य चित्रात्मक जो प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो चित्र जो आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वो 250 से 400 के मध्य प्राप्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित चिन्ह हैं
वो मछली का मिला हुआ है। किसका मिला हुआ है? मछली का मिला हुआ है। मोहर की अगर हम बात करें तो मोहर सेलखड़ी की बनी होती थी। लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। कितनी मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं? लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। लोथल से तांबे की मोहरें मिली हैं। जो लोथल स्थल है वहाँ से तांबे की मोहरें मिली हैं और बटन के आकार की ये मोहरें हैं। बटन के आकार की मोहरें हैं। सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार और चौकोर हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन, हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल मिला है यहाँ से, और बिना कुबड़ वाला बैल भी यहाँ से मिला है। ये पीपल नहीं पीतल होगा, ये आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। ये गोरखपुर से मिली हुई हैं, ध्यान रखेंगे। कहाँ से मिली हैं? गोरखपुर, गोरखपुर इसके लिए प्रसिद्ध भी है टेराकोटा। टेराकोटा नारी की मृण मूर्ति मिली है, सर्वाधिक संख्या मिली है। मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति से किया जाता था। पशुओं में सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ कुबड़ वाले बैल की मिली हैं। पक्षियों में गौरैया की। और हड़प्पा में निम्नलिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कौन कौन सा? अब देखेंगे कि जो हड़प्पा में कोई साक्ष्य नहीं मिला है तो नहरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, नहर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है, शेर और सिंह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, पन्ना धातु का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कई बार प्रश्न ऐसे बन जाता है कि इनमें से कौन सी वस्तु सिंधु सभ्यता में नहीं प्राप्त हुई है, तो हम विशेषकर ध्यान रखेंगे नहरों का, मंदिर, लोहा, सिंह, शेर और पन्ना, ये धातु तो बिल्कुल भी नहीं मिली है। लेकिन यदि अगर अश्व की अस्थियों की बात की जाए तो वो हमको सुरकोटदा से मिला हुआ है, सुरकोटदा से मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख आयातित वस्तुएं कौन कौन सी हैं? टिन, चांदी, तो ये कहाँ से मिली है? ये ईरान और अफ़गानिस्तान से। जो टिन और चांदी है, टिन चांदी, ये ईरान और अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है। तांबा, तांबा कहाँ से मिला है हमको? तांबा जो है ये खेतड़ी, राजस्थान से मिला हुआ है। अगर सोने की बात करते हैं, सोना कहाँ मिला है? तो ये ईरान और दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान में मिला है। ईरान से मिला है सोना, दक्षिण भारत से मिला है, अफ़गानिस्तान से मिला है। लाजबर्द, लाजबर्द ये अक्सर पूछा जाता है, हम इसको ध्यान रखेंगे, इस पे स्टार लगा लेंगे। लाजबर्द जो है ये अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से मिला है। नीलम, नीलम भी इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ से मिला है? ये बदख्शां, अफ़गानिस्तान में, वहाँ से मिला है ये। सीसा, सीसा कहाँ से मिला है? सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान से मिला है। 1800 ईसा पूर्व के पहले हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया था। जो ये 1800 ईसा पूर्व के पहले हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया था। उत्तर हड़प्पा काल से हड़प्पा सभ्यता के 980 स्थल प्राप्त होते हैं। कितने स्थल? 980 स्थल प्राप्त होते हैं उत्तर हड़प्पा काल से। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विद्वान अलग अलग मत मानते हैं, उनका अलग अलग मत है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या मत हैं, इसका पतन कैसे हुआ। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। तो गार्डन चाइल्ड्स की बात करें तो इन्होंने आर्यों का आगमन माना है कि आर्यों का आगमन हुआ जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई। आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया है। मार्टिमर व्हीलर ने भी आर्यों का आगमन माना है। पिगट ने आर्यों का आगमन माना है। जॉन मार्शल ने बाढ़ का कारण माना है और प्रशासनिक विफलता भी मानी है। इसका कारण, इसके पतन का कारण जॉन मार्शल ने क्या माना है? बाढ़ का कारण और प्रशासनिक विफलता का कारण माना है। अर्नेस्ट मेके ने भी बाढ़ का कारण माना है। अर्नेस्ट मेके जो हैं इन्होंने भी बाढ़ का कारण माना है कि इसके कारण जो है सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई।
अगर कनेडी की बात करें तो इन्होंने मलेरिया बताया है, यानी महामारी फैली और जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के आगे नए सीरीज में। उत्तर वैदिक काल स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा विद्या जेड एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।